जय हिंद दर्शकों, मैं विशाल कुमार। इस बार हम पढ़ते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, यूनिट 1 जो क्लास 11th का है, हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो यूनिट 1 है, चैप्टर फर्स्ट है। सबसे पहले यूनिट 1 का जो इंट्रो टॉपिक है वो हम लोग जान लेते हैं, है ना। तो यूनिट 1 है, यहाँ पर देख रहे हो स्क्रीन पे आप यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। जो 4 चैप्टर है उसके कुछ कुछ पहलू जो दिए हुए हैं, 4 चैप्टर। तो कुछ इंट्रो है, तो इंट्रो से भी क्वेश्चंस आ ही जाती है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। चलिए, इसमें 4 चैप्टर का नाम दिया हुआ है। चैप्टर 1 है द लिविंग वर्ल्ड दिया हुआ है। लिविंग वर्ल्ड ये पहला चैप्टर है ना। फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है, डेट इज लिविंग वर्ल्ड है। सेकेंड चैप्टर आपका क्या है, डेट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तीसरा है जो आपका प्लांट किंगडम है। और फोर्थ जो चैप्टर है आपका एनिमल किंगडम है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं, इसको अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। पूरा का पूरा 1 बाय 1 लाइन कंटेंट को हम लोग समझते हैं और अच्छे तरीके से मजा लेते हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 अच्छी तरीके से समझते हैं, इसे हम लोग बड़ा कर देते हैं, तब हम लोग समझते हैं। चलिए, तो आपका है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में हम लोग देखना है बायोलॉजी इन इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस। तो बायोलॉजी एक साइंस का पार्ट है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो जीवन का जो रूप है यानी कि लाइफ है ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट के रूप में, एनिमल के रूप में, उसके फॉर्म्स के बारे में और उनमें क्या क्या प्रोसेस होता है ना। तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। द लिविंग वर्ल्ड में अगर देखा जाए कंप्राइजेज एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में आश्चर्यचकित हम लोग इनके विविधता के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, उसके बारे में हम लोग समझेंगे, है ना। पहले के जो व्यक्ति होते थे, पहले के व्यक्ति यानी कि आदि मानव यानी कि अर्ली मैन, प्रिमिटिव मैन, जो अर्ली मैन थे, कुड इजिली परसीव द डिफरेंस बिटवीन इन एनिमेट मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो परसीव मीन्स क्या होता है, परसीव मीन्स समझना होता है। परसीव मीन्स क्या होता है, समझना होता है। तो अर्ली मैन जो है अच्छी तरीके से वो समझ चुके थे, उनका अच्छी तरीके से एकदम इजीली आसानी पूर्वक समझ चुके थे कि निर्जीव और सजीव में क्या अंतर होता है। अब यहाँ पर निर्जीव किसे कहा जाता है, इन एनिमेट टर्म को निर्जीव कहा जाता है। तो पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन नीट में, इन एनिमेट क्या है, तो डेट इज टर्म आपको यानी कि यहाँ के कंटेंट से आया। इन एनिमेट मैटर यानी कि जो भी आपको नॉन लिविंग मैटर है उसे इन एनिमेट मैटर कहते हैं, और जो भी लिविंग मैटर है डेट इज आप जानते हो डेट इज सजीव है ना। तो डेट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इस तरीके से अर्ली मैन अच्छी तरीके से अंतर कर पाते थे, अच्छी तरीके से वो जान चुके थे, है ना। इतना वो समझ चुके थे कि क्या अंतर होता है निर्जीव और सजीव में, है ना, किसमें जान होता है किसमें जान नहीं होता है। तो पहले के व्यक्ति किस तरीके से वो भेद करते थे कि क्या आपको दोनों में अंतर है, यानी कि इन एनिमेट मैटर किसे कहते हैं, जो निर्जीव में इन एनिमेट मैटर में आते हैं, जैसे नेचुरल थिंग्स, जैसे विंड है, सी है, फायर है, ये सब जनरली है। और अगर देखा जाए तो ये सब इन एनिमेट मैटर में आते हैं। तो इनमें इन एनिमेट मैटर का एग्जाम्पल ये सब है। एंड सम एमंग द एनिमल्स एंड प्लांट, है ना। इसमें क्या क्या जो है, इस तरीके से किस तरीके से हम लोग भेद कर सकते हैं, सजीव निर्जीव में क्या अंतर है, ये पहले के व्यक्ति आदि मानव यानी कि जो भी आपको थे घुमंती भोटिया से लेकर के सब जान चुके थे। अ कॉमन फीचर आगे है, अ कॉमन फीचर ऑफ ऑल सच फॉर्म्स ऑफ इनएनिमेट एंड एनिमेट, है ना। जो कुछ कॉमन होता है, कॉमन मतलब दोनों में मिला जुला, है ना, जो समान फीचर होता है उसे डेट इज कॉमन फीचर कहा जाता है ना। तो कॉमन फीचर यहाँ पर है दोनों में। अब क्या क्या समान था, क्या क्या सिमिलर डिसिमिलर था, है ना, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट में। इस तरीके से बाय द सेंस ऑफ अवी एंड फियर दैट दे इवॉक, है ना। इस तरीके से अलग अलग कह करके अपने सेंस से, अपने दिमाग से, अपने केंद्र जो भी है, अगर देखा जाए जो भी सेंस ऑर्गन है उसको अच्छे तरीके से यूज करके, वो ऐसा नहीं कि अगर देखा जाए कि वो पहले किसी भी चीज़ को अगर समझते हैं फर्स्ट रूप में, सबसे फाउंडेशन के रूप में अगर देखा जाए कि उसे हम लोग अलग करते हैं और वो अलग करना काफ़ी भयावह होता है। तो इस तरीके से काफ़ी फियरफुल रहा था उनके सेंस से, लेकिन आगे जा कर के उन्हें पुकारा गया नामों से, जब उन्हें समझ लिया गया उनके सेंसेस से। द डिस्क्रिप्शन आगे है पढ़ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं कंटेंट में। द डिस्क्रिप्शन
द डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग बिगेन मच लेटर इन ह्यूमन हिस्ट्री। इस तरीके से पूरा का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म के विस्तृत जो है ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या ह्यूमन बीइंग को भी शामिल किया गया और इस तरीके से ह्यूमन हिस्ट्री में आपको कदम रखा है ना। Societies which indulge in anthropogenic view of biology could register limited progress in biological knowledge। इस तरीके से सोसाइटीज़ भी आपको क्या कदम रखा है ना, उसमें प्रवेश किया, उसमें एंट्री लिया, आपको अलग अलग जो मानव जो केंद्रित जो मनुष्य के जो रूपी अगर उनका जो दिखावा था वो किस तरीके से फोकस करते थे बायोलॉजी में, उन्होंने अपने जो बायोलॉजिकल नॉलेज को उन्होंने लिमिटेड प्रोग्रेस किया, यानी कि उन्होंने दर्शाया कि इस तरीके से एंथ्रोपोजेनिक व्यू क्या है, मनुष्य का व्यू क्या है बायोलॉजी के ऊपर, है ना, यानी कि कोई भी लाइफ के ऊपर क्या व्यू है इन्होंने दिया है ना। आगे सीक्वेंस वाइज और काफ़ी ऊंची विशेषता विवरण है ना लाइफ के अलग अलग रूपों के बारे में देखने को मिला है ना, लाया गया, आगे निकला। और आउट ऑफ नेसेसिटी डिटेल सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, इस तरीके से आगे जा कर के क्या किया गया, डाटा टैक्सोनॉमी का यूज किया गया। तो इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन करते हुए मार्ग लिया गया। इस तरीके से डिटेल स्टडी करने में कामयाबी मिली। धीरे धीरे ही किसी रूप चीज़ के ऊपर हम लोग वर्क करते करते ही आगे बढ़ते हैं, उसकी डिटेल स्टडी के बारे में समझते हैं। जब आगे द बिगेस्ट स्पिन ऑफ हिज स्टडी वाज द रिकॉग्निशन ऑफ द शेयरिंग ऑफ सिमिलरिटीज एमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। इस तरीके से साझा करते हुए, अच्छी तरीके से साझा करते हुए एक दूसरे के साथ, एक व्यक्ति दूसरे के साथ अपने जो नॉलेज है उसको साझा करते हुए पूरी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पता लगाया है ना कि उनके बारे में क्या सिमिलरिटीज है। नेक्स्ट, दैट ऑल प्रेजेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिलीज टू ईच अदर एंड आल्सो टू ऑल ऑर्गेनिज्म दैट एवर लाइव्ड ऑन दिस अर्थ। हम लोग प्रेजेंट देख रहे हैं, है ना, आज के दिनों में देख रहे हैं, यानी कि अभी भी हम लोग देख रहे हैं। हम लोग देखते हैं, बाहर निकलते हैं सराउंडिंग्स में तो देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड है ना, रिलेटेड काफ़ी संबंध है एक दूसरे से, है ना, एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। प्लांट एनिमल पर डिपेंड करता है, एनिमल प्लांट पर डिपेंड करते हैं। इस तरीके से काफ़ी एक दूसरे से इंटर रिलेशनशिप है। नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ा जाए और इस तरीके से इंटर रिलेशनशिप करके अर्थ पे रहते हैं। नेक्स्ट है बाज रिविलेशन विच हम्बल्ड मैन एंड लीड टू कल्चरल मूवमेंट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इस तरीके से जो आगे क्या हुआ इसको रिवील किया गया, यानी कि इस तरीके से इस मिस्ट्री को सॉल्व किया गया, है ना। इस तरीके से जो हम्बल होते हैं, जो हम्बल आगे क्या है, हम्बल मैन एंड लेड टू, जिस तरीके से विनर व्यक्ति है इस तरीके से आगे जा कर के सांस्कृतिक पहलुओं तक उभरा, है ना, और किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी को हम लोग को कंजर्व करना चाहिए, नए नए एक से एक नॉलेज की ओर बढ़ा गया, है ना, जानकारियां हम लोग ग्रहण करते गए। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग चैप्टर्स, इस चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे क्या, इस यूनिट के चैप्टर्स में यहाँ तक कि you will get a description including classification of inverse and plant from a taxonomist perspective। तो इस तरीके से जो आप पढ़ेंगे इसमें क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ोगे, है ना, इसमें किसके क्लासिफिकेशन, प्लांट और एनिमल का किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है, क्या टैक्सोनॉमी का प्लान है। तो सबसे पहला चैप्टर में आप ये पढ़ोगे, यानी कि पूरी तरीके से यूनिट में आप डाइवर्सिटी का मजा लोगे, आनंद लोगे, है ना। तो आगे हम बढ़ते हैं, हम जो है अर्नेस्ट मायर, तो अर्नेस्ट मायर आप क्लिक कीजिएगा, अर्नेस्ट मायर विशाल सर, तो इस तरीके से वीडियोज आपका निकल करके आ जाएगा आपके यूट्यूब पर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आगे हम लोग बढ़ते हैं जो नया जो चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। तो ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा देखिए, जो फर्स्ट चैप्टर है हम लोग चलते हैं, फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट पेज है हम लोग चलते हैं। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपके सामने हम लाते हैं दैट इज लिविंग वर्ल्ड का ये चैप्टर, ठीक है। तो तैयार हो जाइए, हम आपके साथ हैं। तो यहाँ पर है दैट इज जो पढ़ना है स्पेशली, सबसे पहला है कि लिविंग क्या होता है, लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, है ना। लिविंग वर्ल्ड में डाइवर्सिटी क्या है,
टैक्सोनॉमिक कैटेगरी किसे कहते हैं, टैक्सोनॉमिक एड क्या है ना, ये सब पढ़ना है। ठीक है, तो व्हाट इज लिविंग, ये सब पढ़ना है, यानी कि लिविंग थिंग्स का क्राइटेरिया पढ़ेंगे। क्राइटेरिया पढ़ने के बाद जितना भी इसका टैक्सोनॉमी पे आएंगे, है ना, साइंटिफिक किस तरीके से आपको नोमेनक्लेचर किया जाता है, बायोलॉजिकल स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर ऑफ फैमिली, जो भी क्लास है ना, फाइलम, डिवीजन, जो भी है, हम लोग किंगडम, ये सब पढ़ते हुए टैक्सोनॉमिक ऐड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं, फर्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं और इनिशियल से हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से ये 1.2 है, 1.1 यानी कि फर्स्ट से ही हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका शुरुआत है। चलिए, तो इसे हम लोग कवर कर देते हैं कैमरा के पीछे और इंटरफेस आपका सामने है। तो चलते हैं इंट्रो टॉपिक हम लोग समझते हैं। तो इंट्रो टॉपिक में कहा जा रहा है हाउ वंडर्ड इज द लिविंग बर्ड, ये लिविंग बर्ड कैसा आश्चर्यजनक है ना। अगर देखा जाए हाउ वंडरफुल इज द लिविंग बर्ड, तो इस तरीके से जितने भी आपको सजीव जो संसार है, यानी कि जहाँ भी जीवित प्राणी है, ये देखने में काफ़ी आश्चर्यजनक है। और ये कैसे है आश्चर्यजनक, ये कहा जा रहा है कि हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड। तो देखिए यहाँ पर द लिविंग, क्योंकि जो है लिविंग टाइप्स है उनका अगर आश्चर्य देखते हैं वो काफ़ी फैले हुए हैं, उनके अलग अलग है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट, हैबिटेट किसे कहते हैं, किसी का नेचुरल होम को हैबिटेट कहा जाता है, जहाँ पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, है ना। तो इस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ पर रहते हैं, माउंटेन्स पे रहते हैं। कोल्ड माउंटेन्स आप लोग नाम सुने ही होंगे, कोल्ड माउंटेन्स जो जहाँ पर का पर्वतमाला काफ़ी ठंडा रहता है ना। तो यानी कि जो भी वहाँ पर हैबिटेट रहेंगे वो ठंडे प्रदेश में रहेंगे। नेक्स्ट है डेसिडुअस फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट जहाँ की पत्तियाँ चौड़ी चौड़ी होती है। ओशियंस, फ्रेश वाटर लैक्स, डिजर्ट, हॉट स्प्रिंग लीव अस स्पीचलेस। तो इस तरीके से अलग अलग ऐसे चुनिंदा प्लेस है जहाँ पर आप सर्च करोगे तो लिविंग बर्ड पाई जाएगी, है ना। ऐसे ऐसे जगहों पे जहाँ पर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, है ना, ऐसे ऐसे जगहों पर भी आपको लिविंग्स का संसार देखने को मिलेगा। आप देखोगे पृथ्वी पर अलग तरीके के सुंदरता देखोगे, सरपट करते हुए घोड़े, है ना, पूरी तरीके से दौड़ते सैर सपाट करते हुए घोड़े, चिड़ियों को उड़ते हुए जाते हुए, चिड़ियों को एक जगह दूसरी जगह फिर से रिटर्न होते हुए, माइग्रेटिंग बर्ड्स को। इस तरीके से वैली ऑफ फ्लावर, है ना, वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड में आपको देखोगे, पर्वत पर बहुत अलग अलग रंगीन आपको फ्लावर्स होते हैं, है ना। देखोगे आप समुद्र में देखोगे किस तरीके से क्या करते हैं, शार्क प्रे करते हैं, काफ़ी भयानक, है ना। इस तरीके से काफ़ी दैट इज इवॉक्ड अवी एंड डीप सेंस ऑफ वंडर। इस तरीके से जो भयफुल है, भयावह से लेकर के सुंदरता, जितनी भी चीज़ें आप लोग देखोगे और ये आश्चर्यजनक लगेगा, आपके डीप सेंस को झकझोर करके रख देगा, है ना। तो चलिए है चलते हैं अब द इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है, कन्फ्लिक्ट का मतलब एक तरीके से समझा जाता है तो कन्फ्लिक्ट का मतलब प्रतिद्वंदी होता है, जो विरोध में आते हैं ना। तो यहाँ पर क्या है, द इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट एंड द कॉपरेशन एमंग मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन and among population as a community or even the molecular traffic inside a cell make us deeply reflected on what ended his life, है ना। इस तरीके से इकोलॉजी में देखें तो ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन बनता है, आप लोग जानते ही हो, है ना। इंडिविजुअल से पॉपुलेशन, आगे कम्युनिटी, इस तरीके से आगे बढ़ते हुए इकोसिस्टम, बायोम, जो भी है बायोस्फीयर तैयार होता है इकोलॉजिकल। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इस तरीके से छोटे से बड़े आगे जा कर के एक नया जो है सिंपल से कॉम्प्लेक्स आपको तैयार होता है। यहाँ तक कि अगर देखा जाए तो सेल तक पहुँचते पहुँचते हम लोग सेल जो पढ़ते हैं तो सेल्स अनेक तरीके के मॉलिक्यूल्स अलग अलग तरीके के बने हुए हैं ना। तो चलिए प्रत्येक ऑर्गेनिज्म का जो है लाइफ है जो सेल से तो बना हुआ है ही। व्हाट और इवन द मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड अ सेल मेक अस डीपली रिफ्लेक्टेड ऑन व्हाट इंडेड इज लाइफ। तो प्रत्येक के सेल बताते हैं कि क्या उनका विस्तृत लाइफ है ना, क्या वास्तव उनका लाइफ में क्या है ना, उनका वास्तव लाइफ क्या, उनका वास्तव जीवन क्या है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है यहाँ पर, जो क्वेश्चन है दो जो है दो निर्विवाद तथ्य यानी कि दो अस्पष्ट तथ्य यानी कि दो इम्प्लिसिएट
क्वेश्चन इम्प्लीसिट का मतलब होता है निर्विवाद। तो यहाँ पर दो निर्विवाद तथ्य पर आकर के रुकता है, ठीक है। द फर्स्ट पहला है कि टेक्निकल है एंड 6 आंसर टू व्हाट लिविंग इज एज अपोज टू द नॉन लिविंग। तो इस तरीके से लिविंग का तुरंत उल्टा क्या है, नॉन लिविंग है। ये हमारे जहन में उठता है, हमारे दिमाग में उठता है कि लिविंग का उल्टा क्या है, नॉन लिविंग है। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले लिविंग थिंग्स का क्राइटेरिया पढ़ेंगे। दूसरा यह है हमारे जहन में क्वेश्चन उठता है वो फिलोसॉफिकल, पहला टेक्निकल उठा था, दूसरा फिलोसॉफिकल। दूसरा यही उठता है कि आखिर लाइफ का पर्पस क्या है, लाइफ का उद्देश्य क्या है ना। तो इस तरीके से जितने भी साइंटिस्ट हैं, एज साइंटिस्ट अगर देखा जाए वैज्ञानिक के तौर पर, वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसर द सेकेंड क्वेश्चन। अगर सेकेंड क्वेश्चन है कि लाइफ का क्या उद्देश्य है, तो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन का हम लोग आंसर नहीं दे पाते हैं, है ना। वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज लिविंग। चलिए हम लोग कोशिश करते हैं पहले क्वेश्चन को लेकर के कि आखिर लिविंग थिंग क्या है, यानी कि सजीव आखिर क्या है। तो हम लोग सबसे पहला जो क्वेश्चन है डैट इज लिविंग के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इस तरीके से लिविंग के ऊपर हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज लिविंग। तो चलिए चलते हैं लिविंग क्या है। लिविंग यानी कि सिंपली कहा जाए तो सजीव, है ना। सजीव यानी कि जिसमें जान होता है, जिसमें प्राण होता है, जिसमें लाइफ होता है, उसे क्या कहा जाता है, लिविंग कहा जाता है। नेक्स्ट है, चलते हैं अकॉर्डिंग आपके, चलिए नेक्स्ट है व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग। जब हम लोग लिविंग को कोशिश करते हैं समझाने के लिए, तो जनरली अगर देखा जाए तो जो विशेष करके अगर उनके जो लक्षण है उनके हिसाब से हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को अच्छे तरीके से समझा पाते हैं। अब इनके लक्षण क्या है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, एबिलिटी है, सेंस एबिलिटी क्या है, इन्वायरमेंट को सेंस करना है ना, जज करना है ना। नेक्स्ट है माउंट ए सुटेबल रिस्पॉन्स, बड़े बड़े रिस्पॉन्स को अपने माइंड के द्वारा तुरंत ही अनेक प्रकार के विशेषताओं के साथ सुलझा लेना, है ना। वन कैन ऐड अ फ्यू मोर फीचर, अलग अलग प्रकार के और सारे क्या है आपको क्राइटेरिया है, लक्षण है, जैसे मेटाबॉलिज्म है, किस तरीके से कोई ऑर्गेनिज्म सेल्फ रिप्लिकेट कर सकता है, किस तरीके से अपने आप को क्या कर सकता है, जब घाव लगे तो उसको सेल्फ ऑर्गेनाइज कर सकता है, किस तरीके से बना सकता है। अब है इंटरेक्शन है, इंटरैक्ट एंड इमरजेंस टू दिस लिस्ट। इस तरीके से बहुत सारे जो जितने भी हैं उसका एक दूसरे से क्या इंटरेक्शन है। लेट अस ट्राई, हम लोग समझते हैं कि लिविंग थिंग्स के क्या क्या क्राइटेरिया है, ये हमने समझा। अब उस क्राइटेरिया के बारे में स्वच्छ रूप से, हेल्दी रूप से हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम लोग वन बाय वन पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहला है जो यहाँ पर है कि किस तरीके से लिविंग, पहला जो यहाँ पर क्राइटेरिया है, चलते कलर चेंज करते हैं। तो पहला जो क्राइटेरिया है कि लिविंग थिंग्स आखिर ग्रो कैसे करते हैं, कलर चेंज नहीं हुआ, कलर चेंज करते हैं। लिविंग थिंग्स का आपको क्राइटेरिया क्या है, यानी कि लक्षण क्या है। तो सबसे पहला जो लक्षण है आपको ग्रोथ दर्शाया जाता है, ग्रोथ, है ना। तो सबसे पहले आपको जो बुक में है ग्रोथ, उसके पहले समझिए कि एक जो होता है डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज क्या होता है ना। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी समझना है कि व्हाट इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग्स, है ना। डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हम लोग उसे कहते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हम लोग उसे कहते हैं अगर हम लोग क्राइटेरिया तैयार करते हैं तो उसका एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए, यानी कि अनएक्सेप्शनल वो आपको क्राइटेरिया होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, है ना। और दूसरा कि नॉन लिविंग थिंग से मिलता जुलता आपको कोई भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से डिफाइनिंग जो कैरेक्टर्स है, डिफाइनिंग कैरेक्टर्स के लिए ये ज़रूरी है। तो डिफाइनिंग कैरेक्टर्स कौन है जो हम लोग समझेंगे, है ना, चलते बनेंगे। चलिए, जिसका बेस्ट सूटेबल एग्जाम्पल होगा उसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगा, उसका नॉन लिविंग से कोई भी नाता नहीं है। चलिए नेक्स्ट, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनमें ग्रोथ होता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि ग्रोथ होता है। तो ग्रोथ क्या है, जब मास बढ़ता है, उनका नंबर बढ़ता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी इंडिविजुअल का, है ना। तो कोई ऑर्गेनिज्म है पार्टिकुलर है, तो इस तरीके से यहाँ पर मास और नंबर दो चीज़ें आपको बढ़ती है। तो डैट ये दोनों
आपको ग्रोथ को सुझाता है, ग्रोथ को आपको सजेस्ट करता है कि ये ग्रोथ हो रहा है। अब देखते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है कि कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें जो ग्रोथ होता है कैसे होता है, सेल डिवीजन के कारण होता है। तो यहाँ पर समझना है कि जो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उनमें ग्रोथ कैसे होता है, सेल डिवीजन के कारण होता है। जबकि प्लांट में अगर ग्रोथ है तो सेल डिवीजन आपको पूरे के पूरे ज़िंदगी में लाइफ स्पान चलते रहती है, ये कहा जा रहा है। आगे है जनरली जानवरों में यानी कि जंतु में अगर देखा जाए तो ग्रोथ जो है एक सर्टेन एज तक जा कर के रुक जाता है। प्लांट में हमेशा पूरा आपको पूरा का पूरा ग्रोथ होते रहता है, पूरा का पूरा लाइफ ग्रोथ होते रहता है, यानी कि एकदम इनडिफिनिट, है ना। लेकिन जो एनिमल में डिफिनिट ग्रोथ होता है। तो हाउएवर सेल डिवीजन अकर्स इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट सेल। इस तरीके से अब है कि क्यों एनिमल में ऐसा होता है कि सर्टेन एज के बाद ग्रोथ रुक जाता है, तो कुछ टिश्यू आप लॉस्ट हो जाते हैं, वहाँ पर नए टिश्यूज का क्या होता है, वृद्धि होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी आपको क्या होता है, ग्रोथ जो है जनरली सेल डिवीजन के कारण ही हो पाता है। सेल डिवीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर तथ्य है कि सेल डिवीजन होगा तभी उनमें क्या होगा, डेट इज ग्रोथ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग अच्छी तरीके से हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं कि इन विट्रो कल्चर, इन विट्रो कल्चर पहले जानिए क्या है। किसी कंटेनर के अंदर यानी कि सेल नॉन फ्री सिस्टम के अंदर, यानी कि या तो नहीं, सेल नॉन फ्री नहीं कहिए, सेल फ्री सिस्टम, यानी कि किसी बर्तन के अंदर, किसी कंटेनर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सिंपली करते हैं किसी सेल्स का नंबर काउंट करते हैं, किसके साथ, माइक्रोस्कोप के अंदर, है ना। तो इस तरीके से हम लोग जान पाते हैं कि उसमें आखिर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन हुआ। किसी किसी ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन साथ साथ होती है, किसी किसी में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन साथ साथ नहीं होती है। तो हम लोग जनरली अगर देखते हैं ज़्यादातर इन मेजोरिटी ऑफ हायर प्लांट एंड एनिमल, उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों जनरली जो है आपको जो है साथ साथ नहीं होता है, दैट इज एक्सक्लूसिव है। अगर देखा जाए एक इंक्लूसिव होता है, एक एक्सक्लूसिव होता है ना, दैट इज एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। वन मस्ट रिमेंबर, सबसे पहली बात है कि कोई भी बॉडी का मास जो है ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। नॉन लिविंग में ऐसा नहीं होता है कि उनमें ग्रोथ होता है, तो इसीलिए कहा जाता है कि उनका शरीर जो है, बॉडी मास जो है नहीं बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे अगर देखा जाए कुछ कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे किसी किसी में इंट्रिंसिक ग्रोथ होता है। हम लोग में लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंट्रिंसिक होता है, लेकिन कुछ कुछ नॉन लिविंग है उसमें एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होता है। जैसे माउंटेन, जो बाहर से हम लोग देख सकते हैं कि उसमें ग्रोथ हो रहा है ना। तो जैसे माउंटेन्स है, बॉर्डर्स है, सैंड मॉन्ड है ना, इसमें जो है एक्सटेंसिव ग्रोथ होता है, ये ग्रो करते हैं ना। हाउ एवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। तो इस तरीके से सरफेस पर, उनके परत पर नए नए चीज़ों के मिलने के कारण ऐसा देखने को मिलता है ना। तो ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में ऐसा ग्रोथ देखने को मिलता है। आगे चलते हैं कि हम लोगों में ग्रोथ जो है इंट्रिंसिक होता है, यानी कि बॉडी के इनसाइड होता है। ग्रोथ को देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं माना जा सकता है। क्यों नहीं माना जा सकता है भाई? तो ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी इसलिए नहीं माना जा सकता है क्योंकि ये एग्जाम्पल जो है एक्सेप्शन को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी अनएक्सेप्शन एग्जाम्पल है तो वो आपको डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। कंडीशन, अब कंडीशन है अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू एक्सप्लेन देन बी अंडरस्टूड दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग सिस्टम। इस तरीके से हमने यहाँ कंडीशन क्या है कि हम लोग और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको ऑब्जर्व करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, उसको समझते हैं, उसके लिविंग सिस्टम के लक्षणों को, तो डैट इज तब हम लोग जान पाते हैं कि डैट इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है। अब देखिए कोई भी ऑर्गेनिज्म में जैसे वो लिविंग है तब ग्रोथ होता है, लेकिन क्या डेड ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ग्रोथ कर पाते हैं? तो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं जनरली है। तो इस तरीके से हमने यहाँ तक समझा। अब हम लोग आगे चलते हैं रिप्रोडक्शन। तो अब हम लोग पूरी अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है और रिप्रोडक्शन पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो रिप्रोडक्शन का कलर हम लोग जज करते हैं, आपको वाइट नहीं जज करेंगे, यह वायलेट जज करते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन, यहाँ पर रिप्रोडक्शन का मतलब प्रजनन होता है। यह जो है
रिप्रोडक्शन अगर देखा जाए तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है, एक लक्षण है। अब आगे हमें समझना है कि यह डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है या नहीं। जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें रिप्रोडक्शन जनरली अगर देखा जाए तो refers to production of progeny possessing feature more or less similar to than those of parents, है ना। तो जैसे मल्टीपल फिजन होता है, बाइनरी फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होता है जनरली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तो होता नहीं है आपको जनरली अगर देखा जाए। चलिए समझते हैं आपके बुक के अकॉर्डिंग ही, है ना, अपने मन से नहीं बताना है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजीनी। मल्टी सेलुलर में भी क्या होते हैं, प्रोजीनी का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, ज़्यादा नंबर में कम नंबर में, है ना, अपने पेरेंट्स के ही जैसे, है ना। इनवैरिएबली एंड इम्प्लीसिटली वी रेफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे मल्टी सेलुलर हम लोग है तो हम लोग में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेफर करता है, हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण। अब है आगे है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी उनमें होता है। जैसे फंजाई में क्या होता है, फंजाई जनरली उनमें मिलियंस जो होते हैं, छोटे छोटे जो बॉडी होते हैं, स्पोर्स होते हैं, लिटिल बॉडी को क्या कहते हैं, स्पोर्स कहते हैं। तो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं जो हवा के द्वारा फैल जाते हैं और नंबर्स को बढ़ाते हैं, है ना। नंबर्स को बढ़ाया रिप्रोडक्शन हुआ। नेक्स्ट है छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म में, जैसे ईस्ट में, हाइड्रा में, इस तरीके से उसमें बडिंग होता है। आगे प्लेनेरिया में, फ्लैटबॉर्म में देखा जाए तो उसमें रीजनरेशन प्रोसेस होता है। और कैसा रीजनरेशन, ट्रू रीजनरेशन होता है। नेक्स्ट है जैसे कि अगर देखा जाए यहाँ पर समझाया जा रहा है कि कुछ कुछ में क्या होते हैं, किसी किसी का बॉडी का पार्ट टूट करके अलग हो जाता है और वो रीजनरेशन प्रेफर करते हैं। जैसे प्लेनेरिया में, है ना, रीजनरेशन जो है आपको फ्रेगमेंटेशन के कारण हुआ। कुछ कुछ जैसे प्लांट है, प्लांट में भी फ्रेगमेंटेशन होता है। फंजाई में क्या होता है, फिलामेंटस एल्गी होते हैं, प्रोटीनिमा ऑफ मॉसेस होते हैं। ये सब में क्या होता है, रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। उसके टुकड़े हो जाते हैं उस शरीर के और नए तरीके के, और उस टुकड़े से क्या होते हैं, उनका उद्भव हो पाता है। ठीक है, आगे है व्हेन इट, जैसे बैक्टीरिया की बात करते हैं, अलगा की बात करते हैं, यूनिसेलुलर, अलगी, अलगा, अलगा सिंगुलर है, अलगी टर्म प्लुरल है, अमीबा है, ये सब, है ना। ये सब में अगर देखा जाए तो रिप्रोडक्शन के साथ साथ हम लोग ग्रोथ भी देखते हैं। यानी कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन हम लोग अच्छी तरीके से हम लोग नहीं देख सकते, इसीलिए तो माइक्रोस्कोप की नीड है। तो इसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक साथ सिनोनिमस होता है, यानी कि साथ साथ देखने को मिलता है। यानी कि यूनिसेलुलर में जनरली इसमें क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स और नंबर ऑफ सेल्स है, यानी कि नंबर बढ़ेगा, ग्रोथ भी होगा। वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर। ग्रोथ को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, सेल के नंबर को बढ़ा करके, मास के नंबर को बढ़ा करके, हम लोग जानते हैं, है ना। आगे है हेंस, तो ग्रोथ से एकदम रिप्रोडक्शन जो होता है एकदम काफ़ी जो होता है क्लोजली होता है ना, एक्सेस करता है, ग्रोथ रिप्रोडक्शन को एक्सेस करता है। नेक्स्ट है कि हम लोग अगर देखते हैं, गौर करते हैं कि सिंगल ऑर्गेनिज्म है, सिंगल एक सेल का ऑर्गेनिज्म है ना, तो जनरली उसमें अच्छी तरीके से ग्रोथ और रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता है। इसके लिए माइक्रोस्कोप का निश्चित होता है। वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूजेज ऑफ टू टर्म्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। फर्दर देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता है। जैसे हमने देखा यूनिसेलुलर में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों अगर देखते हैं तो हो पाता है, लेकिन क्लियर तरीके से हम लोग उसका यूजेज नहीं कर पाते, मतलब कि उसका क्या यूज है ये नहीं समझ पाते। जैसे लेकिन रिप्रोडक्शन जैसे कुछ कुछ जैसे होते हैं, म्यूल होते हैं, हिन्नी होता है, हिन्नी हॉर्स और डोंकी से बनाया गया है। म्यूल्स जबकि डोंकी और हॉर्स यानी कि प्रॉपर विद रिस्पेक्ट टू मेल एंड फीमेल से बनाया गया है। स्टेराइल वर्कर भी है, हनी भी है कुछ लोग जैसे हनी बी के जो आपको सिबलिंग के फॉर्म में आपको वर्कर भी है। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स ये सब क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन प्रेफर नहीं करते। यहाँ तक कि अगर देखा जाए तो इनमें क्या है, ऑल इंक्लूसिव, यानी कि इनके इनसाइड ही होता है, इसीलिए इसे डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक के रूप में रखा जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के। तो ऑफ कोर्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑफ रिप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ। तो इस तरीके से
हमने जाना कि सजीव जो है अपने जैसे जीव को, अपने जैसे टाइप ऑफ स्पीसीज को, ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग कैपेबल नहीं होते हैं रिप्रोडक्शन करने में, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हमने ये समझा। आगे है, आगे चलते हैं, अगला कैरेक्टरिस्टिक मेटाबॉलिज्म है ना, और बहुत अच्छा क्राइटेरिया है। हम लोग समझते हैं मेटाबॉलिज्म क्या है। मेटाबॉलिज्म भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, सिर्फ ग्रोथ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल लिविंग, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो केमिकल्स के बने होते हैं। वो केमिकल्स क्या छोटे बड़े हो सकते हैं, है ना, तो उनका अलग अलग क्लास हो सकता है, साइज हो सकता है, अनेक कार्य हो, अलग अलग कार्य हो सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से कंटिन्यूसली अलग अलग प्रकार के आपको बायोकेमिकल से बने हुए, बायो मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, है ना, यानी कि लाइफ में जो मॉलिक्यूल है उससे बने हुए हैं। नेक्स्ट है दिस कन्वर्सन आर केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शन। अगर देखते हैं किसी भी जीव में सिंपल से कॉम्प्लेक्स में मॉलिक्यूलर इंटरचेंजिंग हुआ, फिजिकल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस रिएक्शंस हुआ केमिकल रिएक्शन, तो उसे मेटाबॉलिक रिएक्शंस कही जाती है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस जनरली एक बार में 1000 से ज़्यादा आपको मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी शरीर में एक ही बार में 1000 से ज़्यादा आपको होता है ना। एज दे आगे कहा जा रहा है, बी दे आगे कहा जा रहा है यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो। तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों में क्या होते हैं, आपको मेटाबॉलिज्म रेफर करते हैं। चलिए, जितने भी आपको प्लांट है, एनिमल है, फंजाई है, छोटे छोटे जीव है, उसमें मेटाबॉलिज्म होता है। जितने भी अगर जोड़ दिया जाए तो पूरा का पूरा सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी। मेटाबॉलिज्म को वेल डिफिनीशन है, जितने हमारे शरीर में क्या होते हैं केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करते हैं तो उसे मेटाबॉलिज्म कही जाती है। क्या कही जाती है, दैट इज मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। आगे है कोई भी ऐसे लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं है जिसमें नो लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं है कि उसमें मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, लेकिन नॉन लिविंग में क्या होते हैं, मेटाबॉलिज्म नहीं होते हैं। अब है कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस अगर देखा जाए, मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है का सुझाव अगर देखा जाए सेल फ्री सिस्टम, सेल के बाहर देखा जाए तो सेल के बाहर है तो इसीलिए उसे सेल फ्री सिस्टम कहा जाता है। जनरली लोग समझते हैं कि सेल फ्री सिस्टम क्या है, तो सेल के बाहर, कंटेनर के अंदर, गर्भ के बाहर, है ना, टेस्ट ट्यूब बेबी, ये सब क्या है, डेट इज सेल फ्री सिस्टम का उदाहरण है ना। आपको बायोटेक्निकल, सेल इंजीनियरिंग, बहुत सारे में इसका यूज किया जाता है। हम लोग आइसोलेटेड अगर देखते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन, है ना, सेल फ्री सिस्टम आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस का भाग है। तो डेट इज कहा जाता है कि क्या सेल फ्री सिस्टम जो क्या टेस्ट ट्यूब बॉडी के अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होता है, इसीलिए वो लिविंग भी नहीं कहा जाएगा, है ना। परफॉर्म्ड इन ए टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग, तो इसीलिए इसे लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में से ना तो लिविंग ही कहा जा सकता ना तो नॉन लिविंग, क्योंकि उसके अंदर क्या हुआ, मेटाबॉलिक जो है प्रोसेस नहीं बल्कि मेटाबॉलिक रिएक्शन हुआ। चलिए आगे देखते हैं, आपके बुक में कंटेंट में दिया और टेक्स्ट बुक में, हेंस बाय मेटाबॉलिज्म ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है, परिभाषित है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। हमने बोला कोई भी एक्सेप्शन नहीं मिलेगा तो समझना है कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, तो सेल फ्री सिस्टम में, इनविट्रो में, यानी कि इनविट्रो सिस्टम टिश्यू कल्चर टेक्निक में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, आपको डेट इज मेटाबॉलिक रिएक्शंस होता है ना। तो इस तरीके से तो इस तरीके से ये लिविंग थिंग नहीं है, जबकि इसमें क्या होता है, लिविंग रिएक्शंस होता है। ये बताया गया है, दर्शाया गया है। अगला जो फीचर है समझना है आपको, डेट इज सेल ऑर्गेनाइजेशन। तो अगला फीचर हम लोग चलते हैं, इस बार हम लोग को समझना है, इस बार जो नया जो फीचर है डेट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। सेल का किस तरीके से बनावट होता है इसी को हमें समझना है। तो कोशिकीय संगठन क्या है, तो कोशिकीय जो संगठन है, सेल का जो फीचर क्या है, यानी कि सेलुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म कहा जाए, है ना, एक तरीके से। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। तो अब हम लोग समझते हैं, तो यहाँ पर समझना है कि शायद जितने भी मोस्टली हम लोग हम लोग टेक्निकली अगर देखते हैं कि लिविंग थिंग्स में जितने भी आपको क्या होते हैं प्रॉपर्टी, जो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, तो
तो इसके पहले ये समझाया गया था कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा तरीका से समझने के लिए आप हमारे वीडियोज़ को देखेंगे सिंकू सर वाले ग्रुप में, तो वहाँ पर समझाया गया है। हम लोग फिर से बताएंगे कि जैसे आप लोग भी जानते हो कि सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऊपर से नीचे से ऊपर ग्रेड बनता है। तो सेल से यूनिसेलुलर में सेल से डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म बनता है। आपको अगर टिश्यू ग्रेड है तो उसमें सेल से टिश्यू, उसके बाद ऑर्गेनिज्म। ऑर्गन ग्रेड है तो सेल से टिश्यू, उसके बाद ऑर्गन, उसके बाद ऑर्गेनिज्म। उसका सिस्टम ग्रेड है तो सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम, इस तरीके से जाकर के ऑर्गेनिज्म। तो इस तरीके से प्रत्येक जीव है उनका अपना अपना ऑर्गेनाइजेशन है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस के कारण ही आपको ये समझ में आया कि है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल के अंदर कोई भी प्रोसेस होगा, बॉडी के अंदर प्रोसेस होगा तो ही वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज कहलाएगा कोई भी जीव का। इतना समझा दिया गया। लेकिन अब जो इतना है ये आपको कॉन्शियसनेस के बारे में समझाया जा रहा है। इतना पूरा का पूरा है जो कॉन्शियसनेस के बारे में। ये गलती नहीं होना चाहिए कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझाया जाए, तो इतना पूरा का पूरा आपको कॉन्शियसनेस के बारे में बताया गया है, कॉन्शियसनेस के बारे में समझाया गया है ना। तो हम लोग समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर समझाया जा रहा है कि परहैप्स शायद अच्छे तरीके से हम लोग, चलिए रेड ले लेते हैं ना, रेड कलर। नेक्स्ट है कि टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड ये फीचर है कॉन्शियसनेस, लेकिन कोई बात नहीं है। एक होता है क्या कि कॉन्शियसनेस क्या है। कॉन्शियसनेस क्या होता है, किसी भी जैसे सराउंडिंग है, सराउंडिंग आप लोग जानते हैं सेल से बाहर है, सेल के इर्द गिर्द जितने भी चीज़, सॉरी कोई भी सिस्टम के इर्द गिर्द जितने भी है तो वो सराउंडिंग कहलाते हैं। सराउंडिंग और सिस्टम दोनों मिलकर के इन्वायरमेंट कहलाते हैं ना, और कोई पार्टिकुलर जीव सिस्टम कहलाता है। तो यहाँ पर है सराउंडिंग और इन्वायरमेंट को जज करना, सेंस करना, परख करना लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या कहलाता है, कॉन्शियसनेस, है ना। एंड रिस्पॉन्ड टू दिस इन्वायरमेंटल एंड स्टिमुली विच कुड बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। इस तरीके से हम लोग रिस्पॉन्ड कर सकते हैं समझ बुझ करके, कोई भी फिजिकल हो, शारीरिक रूप से हो, या केमिकल के फॉर्म में हो, या बायोलॉजिकल हो, लाइफ के फॉर्म में, कोई भी। तो अच्छे तरीके से इन्वायरमेंटल स्टिमुली, स्टिमुली किसे कहते हैं, स्टिमुली प्लूरल फॉर्म है स्टिमुलस का। तो स्टिमुली स्टिमुलस का प्लूरल फॉर्म है, यानी कि जो इफेक्ट करता है हमारी बॉडी को उसे स्टिमुलस कहा जाता है। तो भी हम लोग जो है सेंस करते हैं, तो इस तरीके से इन्वायरमेंट के ऊपर अपने सेंस को दर्शाते हैं, है ना। हम लोग अपना सेंस लगाते हैं, ईयर, आई, नोज, स्किन, टंग, एक्सटर्नल सेंसेस है, एक्सटर्नल सेंस ऑर्गन है, कुछ इंटरनल भी है, जितने भी ऑर्गन होते हैं। तो अब है यहाँ पर कि प्लांट जो है, प्लांट भी रिस्पॉन्ड करते हैं कुछ अलग अलग जो फैक्टर्स होते हैं, है ना। तो बाहरी जो फैक्टर्स होते हैं उससे क्या करते हैं, वो अपने आप को रिस्पॉन्ड करते हैं कि नहीं, अपने आप को क्या करते हैं, क्या कहते हैं कि रिएक्ट करते हैं या नहीं, है ना। तो इस तरीके से हमें समझना है, जैसे लाइट, वाटर, टेम्परेचर, है ना, अदर ऑर्गेनिज्म, पोल्यूटेंट्स, है ना। तो इस तरीके से प्लांट भी रिस्पॉन्ड करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक वाटर, लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म। तो पोल्यूटेंट इस तरीके से, अगर लाइट नहीं मिला तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, वाटर कम हुआ, कम गया तब भी। तो इस तरीके से टेम्परेचर, कोई भी पार्टिकुलर प्लांट टेम्परेचर पर के लिए आपको C3, C4, है ना, अलग अलग टेम्परेचर के लिए होते हैं, है ना, नेसेसरी टेम्परेचर है ना। तो डैट इज यहाँ प्लांट भी रिस्पॉन्ड करते हैं। उसी तरीके से पॉल्यूटेंट भी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, या कोई सरफेक्टेंट हम लोग, या कोई भी हम लोग ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं वाटर में, तो वो वाटर हम लोग फील्ड में यूज़ करते हैं, है ना, खेतों में। तो डैट इज प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, तो प्लांट रिस्पॉन्ड देते हैं, है ना। डैट इज लाइट है, आप लोग जानते हो फोटोट्रॉपिज्म, है ना, मूवमेंट ऑफ प्लांट, है ना, अकॉर्डिंग टू दैट इज टॉपिक ऑफ लाइट, यानी कि मूवमेंट ऑफ लाइट। तो लाइट के रिस्पॉन्ड में वो वर्क करते हैं, मूव करते हैं। इस तरीके से जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे प्रोकैरिया से लेकर के, प्रोकैरियोट से लेकर के आपको कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यानी कि यूकैरियोट तक, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल जो भी है, इन्वायरमेंटल लक्षणों के साथ वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल लक्षणों के साथ वो क्या करते हैं। क्यूज क्या होता है, क्यूज मतलब यहाँ पर देखिए इन्वायरमेंटल क्यूज है। क्यूज मतलब होता है आपको एक तरीके से साइन, यानी कि इन्वायरमेंटल साइन के अकॉर्डिंग वो अपना तथ्य प्रकट करते, रिएक्ट करते हैं ना। जैसे फोटो पीरियड इफेक्ट है, जैसे कि फ्लावरिंग होता है,
आप लोग देखते होंगे सुबह सुबह फूल खिल जाता है, फिर शाम को क्या होता है आपको फिर से ब्लूमिंग उसका कम हो जाता है। कोई कोई ऐसे प्लांट होते हैं कि शाम में ही खिलता है, सुबह होकर के क्लोज हो जाते हैं। तो इस तरीके से फोटो पीरियड लाइट के साथ आपने पढ़ा होगा, समझा होगा, क्लास 10 में समझा। अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर, जैसे फोटो पीरियड भी आपको क्या करता है, रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करता है ना। जैसे सीजनल ब्रीडर क्या होते हैं, कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म सीजन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन प्रेफर करते हैं, जैसे डॉग जनरली, है ना। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो सीजनल उसमें ब्रीडिंग होता है। बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल एंटरिंग देयर बॉडीज, ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर टू द सराउंडिंग, ह्यूमन बीइंग इज ओनली ऑर्गेनिज्म हु अवेयर टू हिमसेल्फ। तो देखिए, रिस्पॉन्ड करना, जज करना आपको इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, दैट इज क्या कहलाता है, कॉन्शियसनेस। लेकिन अब आगे है कि जैसे इस तरीके से जज करने के बाद उस सराउंडिंग के प्रति सावधान होना, है ना, अपने आप को सावधान करना, ये क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस है, खुद का सचेतता है कि हम लोग किस तरीके से उसके ऊपर रिस्पॉन्स कर सकते हैं, कि हम लोग उसका क्या रिएक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से कहा गया कॉन्शियसनेस भी क्या है, दैट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो इस तरीके से बताइए, कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इस बार हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्राइटेरिया हम लोगों ने समझा। तो इस थोड़ा सा और है लिविंग ऑर्गेनिज्म के ही ऊपर है, जो भी है हम लोग इस पैरा को भी हम लोग पूरा का पूरा समझेंगे। दो पैराग्राफ को हम लोग जज करते हैं। चलिए, वेन यहाँ पर है कि जब ह्यूमन बींग्स, जितने जो भी आपको मानव है जब आए, है ना, तो उनको बहुत सारे अलग अलग डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा, है ना। तो क्या कि कौन लिविंग स्टेट है, कौन नॉन लिविंग स्टेट है। जैसे आप लोग जैसे जानते होंगे कि कोई पड़े होते हैं, हॉस्पिटल्स में पड़े होते हैं, आपके कंटेंट में ये है कि आप ऑब्जर्व करते हो कि कोई कोमा में है, कोई मान लेते हैं कि कोई पर्सन कोमा में है, कोई पेशेंट कोमा में है किसी हॉस्पिटल में, तो वो मशीन के आपको सहायता अनुसार, यानी कि मशीन उसको सपोर्ट कर रहा है ना, मशीन तो सपोर्टेड बाय मशीन विच रिप्लेस हार्ट और लंग। जब हार्ट और लंग्स आपको में रिप्लेस किया गया तो वो कोमा स्टेट में होते हैं ना पेशेंट। तो न डेड ही, न जिंदा ही, न मरे हुए, उसको कोमा कहते हैं। डेट इज द बीच का स्टेट, है ना, जिंदगी और मृत्यु के बीच का स्टेट कोमा होता है। आर सच पेशेंट हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ। उसके बाद क्या होते हैं, उस पेशेंट में क्या होते हैं, उस जो रोगी होते हैं उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस अगर नहीं आता है तो उनकी मौत हो जाती है ना। तो काफ़ी कम बैक करने में, नॉर्मल लाइफ में कम बैक करने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है, फिर वो डेड हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग तब जज कर सकते हैं कि कौन लिविंग है, कौन नॉन लिविंग है, उस समय भी, है ना। तो उस समय भी हम लोग को जज करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है कि कोमा क्या है। नेक्स्ट है, अब आगे जो उच्च क्लास है उसमें हमें जानना है कि कुछ कुछ जो सजीव जैसे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें अलग अलग प्रकार की घटनाएं घटती है। उसमें क्या होता है, एक दूसरे में काफ़ी जो है अट्रैक्टिव प्रोसेस है, इंट्रैक्शन से है ना, आकर्षण है। नेक्स्ट है, जब जैसे सेल से टिश्यू बनता है तो जरूरी है कि सेल में टिश्यू का लक्षण देखना पड़ेगा, ये तो नहीं होगा, है ना। तो सेल्स टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से सेल नहीं बनता, इसीलिए टिश्यू में सेल का लक्षण देख सकते हैं लेकिन सेल के अंदर टिश्यू का लक्षण नहीं देख सकते हैं। इस तरीके से जब टिश्यू है तो उसमें सेल्स का इंट्रैक्शंस देख पाएंगे। नेक्स्ट है, आगे है कि कोई भी सिमिलरली उसी तरीके से प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल आर नॉट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑर्गेनेल बट अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन एमंग द मॉलिक्यूलर कंपोनेंट कंप्राइजिंग द ऑर्गेनेल। इस तरीके से आगे है कि कोई भी गुण, सेलुलर ऑर्गेनेल का गुण जो है, कोई जरूर नहीं है कि मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनेल के साथ उनके प्रेजेंस को ही दर्शाया जाएगा, है ना। तो बट लेकिन अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन एमंग द मॉलिक्यूलर कंपोनेंट कंप्राइजिंग द ऑर्गेनेल। तो लेकिन ये जरूरी नहीं है कि साझा किया गया उनके ऑर्गेनेल को मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट के साथ, ऐसा नहीं है। उस मॉलिक्यूलर कंपोनेंट को अच्छी तरीके से आपको अंतर किया जाता है कि उस ऑर्गेनेल में क्या अंतर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में, प्लास्टिड में अंतर क्या है ना। तो सेल के अंदर ये सब बहुत सारे इंट्रैक्शन, बहुत सारे
देखने पड़ते हैं, है ना। नेक्स्ट है, तो इस तरीके से हम लोगों ने समझा और हम लोग समझते हैं कि इस तरीके से डैट इज़ हायर लेवल ऑर्गेनाइजेशन अगर देखते हैं तो काफ़ी डैट इज इमरजेंट प्रॉपर्टीज़ है। इमरजेंट का मतलब कि होता आकस्मिक होता है ना, ये आकस्मिक गुण है ना। तो इस तरीके से जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे ग्रेड बढ़ता जाएगा, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, उसी तरीके से हम लोग को कम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा आगे, है ना। तो इस तरीके से हायरार्की, यहाँ पर एआरकी किसे कहते हैं, जब सीक्वेंस वाइज ग्रोथ होता है, सीक्वेंस वाइज किसी भी चीज़ को लिखा जाता है तो उसे एआरकी कहते हैं, है ना। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट को एआरकी कहते हैं। तो इरारकी कहते हैं, एच आई साइलेंट है, इसे इरारकी पढ़ा जाता है, इरारकी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी एट ऑल लेवल्स। इस तरीके से हमने यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने समझा। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हम लोग कह सकते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, सेल्फ रिप्लिकेट कर सकते हैं, है ना। जैसे सेल्फ रिप्लिकेट का मतलब वो डीएनए का नंबर बढ़ा सकते हैं, डीएनए अपने जैसे कॉपी कर सकते हैं, इस तरीके से सेल्फ रेगुलेशन कर सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन, ये सब जो प्रोसेस होती है 1 बाय 1 ये सब प्रेफर कर सकते हैं। ये सब प्रेफर करने में आपको डैट इज फ्री होते हैं, है ना। एक्सटर्नल स्टिमुली को आपको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो आपको बायोलॉजी जो है अर्थ पे लाइफ का ये कहानियाँ हैं और इस कहानी में हम लोग पढ़ते हैं कि अर्थ पर किस तरीके से जितने भी सजीव प्राणी हैं उनका किस तरीके से विकास हुआ, उनका प्रगति हुआ, इसके बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। जितने भी लिविंग है, जितने भी सजीव प्राणी हैं वो उनका क्या प्रेजेंट है, क्या पास्ट है, क्या फ्यूचर है, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, है ना। और एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं किसके कारण, जेनेटिक मैटर के कारण, है ना। अब जेनेटिक मैटर शेयर करते हैं, आप लोग तो जानते हैं कि डैट इज डिसेंडेंट्स, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन आपको ये गुण जाता है। और हम लोग किसी का प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जेनेटिक के कारण हम लोग जान सकते हैं, बट टू वेरीफाइड डिग्री। लेकिन क्या अब उनमें डिग्री जो है अलग अलग, कोई अलग रैंक पर है तो कोई अलग रैंक पर है, तो उसका डिग्री अलग होता है। तो इस तरीके से जितने भी जीव है उसके अगर जेनेटिक मैटर मिल जाए तो हम लोग समझ सकते हैं कि वो क्या थे, वो कहाँ तक इवॉल्व थे, है ना। इस तरीके से हमें काफ़ी सहूलियत मिलती है, तो काफ़ी कन्वीनियंट होगा, काफ़ी सुविधाजनक होता है। आगे हम लोग जो पढ़ेंगे आगे हम लोग पढ़ते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपका लिविंग थिंग्स का जितने भी क्राइटेरिया, लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ खत्म हुआ। तो ग्रोथ जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है, जितने भी है बाकी सब आपको डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन। तो हमारे वीडियोज़ को मित्रगण, जो भी आपको दर्शक है ना, हमारे जो प्रिय दर्शक है, कृपया करके हमारे वीडियोज़ को आपको लाइक करें, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ साझा करें, है ना, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। जो भी आपको नए वीडियोज़ है या उस वीडियो जो टॉपिक है, अच्छे अच्छे टॉपिक बताइए, हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो हम लोग मिलते हैं आगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।